हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है इट इज़ इन मार्केटिंग सीरीज़ और आज का हमारा टॉपिक है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माइकल पोर्टर, जिनका बिजनेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है, एक मॉडल निकाला हुआ है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। उस मॉडल के अंदर वो क्या कहते हैं, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने वाले हैं, उस इंडस्ट्री की जो ओवरऑल मार्केट है, वो मार्केट आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी, हम उनके मॉडल से ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आपने ये सोचा कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस शुरू करना है, बट वो बिजनेस शुरू करने से पहले आप ये देखोगे ना कि उसकी ओवरऑल मार्केट कैसी है, वो मार्केट के अंदर आप सर्वाइव कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, उस मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल की मदद से। 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर जो हमारी 5 फोर्सेस हैं, माइकल पोर्टर ने उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक पार्ट के अंदर तो ये देखते हैं कि यार हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपटीशन है वो कैसा है, और दूसरे पार्ट के अंदर हम देखते हैं हमारा वर्टिकल कंपटीशन कैसा है। अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो वीडियो में आगे बने रहो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहले एक इंडस्ट्री फाइनल कर लेते हैं और उसी इंडस्ट्री के ऊपर देखते हैं कि पोर्टर की 5 फोर्सेस जो है वो कैसे काम करती हैं। हमने मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्री ले ली, हमें ये देखना है कि यार अपनी एक नई ब्रांड शुरू करनी है। मैंने मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्री के अंदर, जैसे एप्पल सैमसंग बहुत बड़ी बन गई है ना, तो वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी एक XYZ ब्रांड है वो भी एप्पल जितनी बड़ी ब्रांड बन जाए। इसमें जो हमारी फर्स्ट फोर्स होगी जिस पे हम ध्यान देंगे वो होगी कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी के अंदर हम ये देखेंगे भाई जो हमने इंडस्ट्री चूज़ करी है वो इंडस्ट्री के अंदर बाकी और हमारे कंपटीशन क्या कर रहा है, हमारा कंपटीशन कितना है, किस लेवल पे हमारा कंपटीशन है, और वो और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव राइवलरी के अंदर हम ये देखेंगे कि यार जो हमने इंडस्ट्री डिफाइन करी है उस इंडस्ट्री के अंदर हमारे कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं और हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो कैसे हमसे आगे हो सकते हैं। जैसे हम ये देखेंगे कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, भाई एप्पल फ़ोन बना रहा है, वीवो बना रहा है, ओप्पो बना रहा है, वन प्लस बना रहा है, सैमसंग बना रहा है, इतने सारे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अगर हमें अपना एक नया फ़ोन लॉन्च करना है तो उसमें जो हमारा प्राइस होगा, हमें अपने प्राइस को कम रखना पड़ेगा, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा हमारी अपनी प्रमोशन करनी पड़ेगी, जैसे लोगों के दिमाग में घुस जाए कि ठीक है यार मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर ये कोई नई ब्रांड आई है। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यार इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें उन सारे कॉम्पिटिटर्स के साथ पूरी फाइट करनी है। तो इससे जो हमारी ओवरऑल मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी है, पोर्टर कहते हैं कि ये फोर्स तो कह रही है कि इसके हिसाब से हमारी मार्केट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसी की दूसरी तरफ हम कोई ऐसी इंडस्ट्री देखें जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, जैसे अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करके चलें तो माइकल पोर्टर की जो कॉम्पिटिटिव राइवलरी वाली फोर्स है वो ये कहेगी कि यहाँ के अंदर ठीक है यार बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, 2-3 मेजर प्लेयर्स हैं, एक हमारा जियो है, एक एयरटेल है, फिर वोडाफोन आइडिया, तो साथ में मर्ज रहते हैं, उनका तो ये कुछ पता भी नहीं है फ्यूचर है कैसा। तो अगर हम इन 3 प्लेयर्स का सही से मुकाबला कर लें तो यहाँ पर फिर भी जो हमारी मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर 4 ब्रांड्स भी हो गई, वो 4 ब्रांड्स मिलकर अपना कार्टेल फॉर्म कर रही है, वो चारों कह रही है भाई हम चाहते हैं प्रॉफिट कमाना, चारों के चारों अपना प्राइस इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे ओवरऑल जो ये मार्केट है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी वो फ्यूचर में अटेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू हमारी मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट, क्योंकि उसमें पहले से ही इतना ज़्यादा क्राउड है, इतनी सारी ब्रांड्स आ गई हैं, एक ब्रांड के नीचे फिर कोई नई ब्रांड आ जाती है, तो इसमें अगर किसी नए बंदे को एंटर करना है मे बी इतना ज़्यादा उसके लिए प्रॉफिटेबल ना हो। इसमें हमारे हॉरिजॉन्टल के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। अगर हम किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, किसी नए प्लेयर का उस इंडस्ट्री के अंदर आना कितना डिफिकल्ट है, कितना ईजी है। जैसे अगर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की अगर हम बात करके चले, अगर अपनी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग हम आउटसोर्स कर दें, उसके बाद भी किसी कंपनी को प्रमोशन के ऊपर पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो ओवरऑल उसके लिए जो डिफिकल्टी है मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना वो ज़्यादा हो सकती है। ऐसी अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करके चलें, वहाँ पे तो उसकी मार्केट में एंटर करने की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाई आपको अलग अलग जगह पे अपने टावर्स लगाने हैं, इतनी फिर प्रमोशन भी साथ में करनी है, तो आपको जो कैपिटल चाहिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। अब जैसे अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर हम जियो का एग्जांपल लेके चलते हैं, जियो के पास इतनी ज़्यादा कैपिटल थी, रिलायंस उसको बैक कर रहा था, इसलिए वो बहुत ईजीली टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आ पाया और टेलीकॉम इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर लीडर बन गया। बट लेट्स सपोज जियो की जगह वो कोई और कंपनी होती जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, वो अगर उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो लोगों को फ्री में सर्विसिंग प्रोवाइड करना है तो छोड़ो, जो उनके बड़े बड़े मोबाइल टावर्स हैं वो भी नहीं लगा सकते। जैसे 2021 के अंदर 5G स्पेक्ट्रम्स की ऑक्शन हुई थी, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगी तो आप उस ऑक्शन में क्या पार्टिसिपेट करोगे, ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपको न्यू टेक्नोलॉजी का लाइसेंस नहीं मिलेगा, बाद में आप नई टेक्नोलॉजी लेके आओगे, वैसे ही आप मार्केट से निकल जाओगे। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यार किसी इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना कितना ईजी है या कितना डिफिकल्ट है।
ऐसे ही अगर मैं गारमेंट इंडस्ट्री की बात लेके चलूँ तो गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर अगर आप एंटर करना चाहते हो आपको उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी जितनी हमारी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर हो रही है, क्योंकि इसमें जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, मशीनरी है, उनकी कॉस्ट कंपेरेटिवली लेस है हमारी मोबाइल फ़ोन्स इंडस्ट्री से। तो माइकल पोर्टर की जो हमारी सेकंड फोर्स है वो ये कहती है कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर जो मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी है कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है क्योंकि नए लोग इसमें एंटर नहीं करेंगे। या टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फ्यूचर में हमें प्रॉफिटेबिलिटी हमें मिल सकती है क्योंकि नए प्लेयर्स का एंटर करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें जो हमारी हॉरिजॉन्टल का थर्ड पार्ट आता है वो आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मतलब लेट्स सपोज आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसी प्रोडक्ट का कोई और सब्स्टिट्यूट है। लेट्स सपोज आप चाय पत्ती बेचते हो जिससे लोग बाद में अपने घर जाके चाय बना सकते हैं। इसी का अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है वो कॉफ़ी बेच रहे हैं तो एक तरह से टी और कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। कोई बंदा कभी चाय पी सकता है, कभी कॉफ़ी पी सकता है। अब मैं कोई ऐसे हार्डकोर टी लवर की बात नहीं कर रहा कि उसको तो चाय पीनी है, या कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ किसी बंदे को सिर्फ अपनी प्यास बुझानी है, उसके लिए दो ऑप्शन है उसके पास, चाय पी ले, कॉफ़ी पी ले, जूस पी ले, पानी पी ले, या उसको अपनी बाकी और इंटरेस्टिंग चीज़ें पीनी है वो पी ले। बट बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है, हमें ये देखना है कि हमारे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या है। जैसे जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का टैबलेट में भी एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लैपटॉप सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट फिर भी ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोबाइल फ़ोन को जैसे हम कहीं भी लेकर ट्रैवल कर सकते हैं उतनी पोर्टेबिलिटी हमें लैपटॉप्स या टैबलेट्स के अंदर नहीं मिलती। तो मोबाइल फ़ोन मार्केट के अंदर जो हमारा सब्स्टिट्यूट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। टेलीकॉम मार्केट के अंदर तो हमारा सब्स्टिट्यूट तो कोई है ही नहीं भाई, आपको इंटरनेट तो चाहिए ही ना भाई। इंटरनेट अब हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि बिना इंटरनेट के तो हम रह ही नहीं सकते, इंटरनेट तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई प्लेयर है उसको यहाँ पे ही प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आ, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसमें अब चलो देखते हैं कि हमारा वर्टिकल पार्ट क्या है। वर्टिकल पार्ट के अंदर जो हमारी सबसे पहली चीज़ है वो है सप्लायर्स की पावर कितनी है, हमारे सप्लायर्स से हमें क्या थ्रेट मिल सकता है। अगर ऐसा है भाई आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो कंपोनेंट्स चाहिए वो बहुत कम सप्लायर सप्लाई करते हैं, पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ ऐसे 5 लोग हैं जो वो कंपोनेंट्स दे रहे हैं, तो आपको उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, प्लीज़ भैया हमें अपने कंपोनेंट दे दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स या अलग अलग चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करके चलूँ तो 2021 के अंदर ऐसे चिप्स की क्राइसिस आ गई थी। जो कंपनीज चिप्स को मैन्युफैक्चर करती हैं उन्होंने कोविड-19 की वजह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी थी और 2021 के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनको अपनी प्रोडक्शन रोकनी पड़ी क्योंकि उनको सप्लाई नहीं मिल रही थी पीछे से। जैसे अगर मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेके चलूँ तो उन्होंने अपनी बहुत सारी कार्स की प्रोडक्शन रोक दी क्योंकि उन कार्स के अंदर जो चिप लगती है पीछे से चिप्स ही नहीं आ रही क्योंकि सप्लायर्स बहुत कम है। तो यहाँ पे हमारे सप्लायर्स का थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे सप्लायर्स हमें ये कह सकते हैं भाई पूरे इंडिया में सर मैं अकेला सप्लायर हूँ इस चीज़ का, अगर आप ये चीज़ लेना चाहते हो तो मेरे को डबल प्राइस दे दो। बट आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आपको उनकी बात माननी भी पड़ेगी और ओवरऑल आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ कम हो सकती है। इसमें जो हमारा लास्ट फोर्स है वो है बायर्स की पावर कितनी है। बायर्स ओवरऑल क्या इन्फ्लुएंस करते हैं आपके प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर। अगर ऐसा आप एकदम नीश ग्रुप को टारगेट कर रहे हो जिसमें सप्लायर्स तो बहुत ज़्यादा है, बायर्स बहुत कम है, आप कोई बहुत ज़्यादा ऐसा महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसके पूरे इंडिया में सिर्फ 5 ही बायर्स हैं बट उसके सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है, तो बायर्स कहेंगे भाई जो मेरे को सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेचेगा मैं तो उसका खरीद लूँगा। जब ऐसा होता है हाउसिंग मार्केट के अंदर जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि सप्लायर्स तो बहुत ज़्यादा है, घर बेचने वाले तो बहुत ज़्यादा है बट घर खरीदने वाले बहुत कम है। तो उसमें क्या होता है आपकी जो घर की ओवरऑल प्राइस है, जिस प्राइस में आपने खरीदा होता है आप कहते हो भाई इसी प्राइस में आप ले लो, बायर कहता है नहीं मैं तो इससे भी कम लूँगा। बहुत बार कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जिस प्राइस में उन्होंने घर खरीदा था होम ओनर्स कहते हैं कि यार आप तो इसी प्राइस में हमसे घर खरीद लो, बट कभी कभार बायर्स कहते हैं नहीं यार हमें तो और सस्ता चाहिए। तो यहाँ पे बायर पावर की फोर्स से हमें ये पता चलता है कि अगर ऐसा है कि डिमांड किसी प्रोडक्ट की बहुत कम है, उसके जो बायर्स हैं वो बहुत कम है और सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम हो सकती है। तो गाइस अब मेरे पास आपके लिए एक टास्क है, आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं आपको उस इंडस्ट्री की पोर्टर की जो 5 अलग अलग फोर्सेज हैं उन पे उस इंडस्ट्री को टेस्ट करना है और ये बताना है कि कौन सी ऐसी फोर्सेज है जो कह रही है कि यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी और ऐसी कौन सी फोर्सेज है जो कह रही है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी और ओवरऑल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई आ रही है या लो आ रही है, ये आपको एनालाइज करके नीचे जरूर देना है। और अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आपको एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में सर्च करना है कि इसमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हाई है या लो है। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।